Assalamualaikum. Good morning. 10th class. Today in chemistry, we will study chapter number 16, Chemical Industries. Our today's topic is urea, that is present on page number 152 to 153 of your textbook. When we are talking about urea, we will discuss first what are fertilizers and explain their classification. When we are talking about fertilizers, these are those compounds that we add in soil to provide essential elements for plant growth and to make up the deficiency caused by the previous crops. What it means कि जब भी हमारे पास क्या हो रहा है, अभी जिस तरीके से वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, इसी तरह फूड भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती जा रही है. तो क्या हो रहा है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी हमें फूड ज़्यादा चाहिए, ठीक है. लेकिन हमारे पास अर्थ जो है या एग्रीकल्चर जो पार्ट है दुनिया में वो तो उतना ही है, वो तो चेंज नहीं हो रहा ना. तो हमें क्या हो रहा है कि हम कॉन्टीन्यूसली क्रॉपिंग स्टार्ट कर रहे हैं. पहले ये होता था कि एक सीज़न में अगर कहीं पे क्रॉप होती थी, दूसरे सीज़न में उस सॉइल पे दोबारा क्रॉप ग्रो नहीं करते थे, ठीक है, उसको टाइम देते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं होता. अब बल्कि क्या हो रहा है, एक दफ़ा क्रॉप की, सेकंड टाइम दोबारा उसे क्रॉस क्रॉप जो है वो नहीं हो रही, बल्कि वही क्रॉप दोबारा से ग्रो की जा रही होती है, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट की अमाउंट कम होती जा रही है. तो उस न्यूट्रिएंट की अमाउंट को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया है, हम फर्टिलाइजर्स उसमें ऐड करते हैं, जिससे दो बेनिफिट होते हैं. एक तो ये कि जो उसमें कंटेंट ऐसा एलिमेंट हैं जिस तरह पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये तीन मेजर होते हैं क्योंकि ये मैक्रो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड हैं ग्रोथ के लिए भी और जो क्रॉप है उसकी ग्रो करने के लिए भी, और प्लस जो सीड्स वगैरह या जो भी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं फूड के लिए, उन सब चीज़ों के लिए भी. तो बेसिकली उस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं. अब जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं या फिर सिंथेटिक होते हैं. अच्छा, नेचुरल फर्टिलाइजर्स की जब हम बात करते हैं, इसको हम नेओर्बे कहते हैं, जो कि एनिमल या ह्यूमन वेस्ट होता है. उसकी रीज़न ये होती है कि ये वो वेस्ट है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिस वजह से हम इन्हें नेचुरल फर्टिलाइजर्स कहते हैं, ठीक है. जबकि जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं वो केमिकल्स होते हैं, जिस तरीके से यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया या डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया. तो व्हाट इट मीन्स कि ये सारे क्या हैं, जिनमें नाइट्रोजन होगी, फास्फोरस होगी और पोटेशियम होगी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है. तो ये जो कॉम्प्लेक्स हैं जो हम सिंथेसाइज करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, उनको हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं, ठीक है. तो हम इन डिटेल जो स्टडी करेंगे प्रिपरेशन, वो हम यूरिया की करेंगे. तो यूरिया ही को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं, ठीक है. तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा वो होगा व्हाट आर इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ यूरिया, ठीक है. जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उनमें यूरिया एक सबसे इंपॉर्टेंट है. उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि इसमें नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो हाईएस्ट होती है. डैट मीन्स 46% इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. तो डैट मीन्स कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है. तो ये ईजीली हमारे पास नाइट्रोजन हाईएस्ट अमाउंट में हमें अवेलेबल होती है, और इससे ये बेनिफिट होता है कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो अच्छे तरीके से हो जाती है, ठीक है. एक तो इससे शील्ड भी इंक्रीज़ हो जाती है, यील्ड इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि उसकी जो प्लांट्स की अमाउंट है वो नंबर ऑफ़ अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और अच्छी क्वालिटी की फूड होती है, ठीक है. सेकंड ये होता है कि इसमें जो लीव्स हैं उसमें ग्रीन कलर ज़्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन हायर अमाउंट होगी तो ग्रीन कलर लीव्स में ज़्यादा होगा, ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर के होंगे, जिसकी वजह से वो सनलाइट को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी और फूड प्रिपेयर होगी उनकी. सेकंड इसका ये होता है कि ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सॉइल के टेक्सचर को ख़राब नहीं करती. सॉइल टेक्सचर ख़राब ना करने का मकसद ये होता है कि सॉइल के जो अपने कॉन्टेंट हैं वो चीज़ें उसको बैलेंस रखती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं करती. थर्ड चीज़ ये है कि ये फ़ौरन से हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है. जैसे ही ये आपके पास सॉइल में आप डालते हो, वहाँ पे इससे मॉइस्चर मिलता है, वाटर मिलता है, ये अमोनियम कार्बोनेट में चेंज हो जाती है, जो फ़ौरन से क्या होता है अमोनिया में चेंज हो जाती है, और फिर वो अमोनिया जो है वो डिकम्पोजिट हो जाती है, डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे जाती है, ठीक है. ये नाइट्रोजन जो है वो क्या होती है, वो इजीली प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है. क्योंकि वैसे तो प्लांट्स को यूज़ करने के लिए जो नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है वो उसको पूरी प्रिपेयर करनी पड़ती है, लेकिन जब हम इसको रेडीमेड नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं तो ये क्विकली उसके पास अवेलेबल होती है और वो ईजिली इसको यूटिलाइज़ कर लेती है, ठीक है. अब हम बात करेंगे थर्ड चीज़ की, जो कि है यूरिया को हम मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, ठीक है. और इसको हमने एक्सप्लेन करना है फ्लो डायग्राम्स के साथ. ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 होगा.
फर्स्ट जब चीज़ हम बात कर रहे हैं यूरिया के प्रिपरेशन में, हमने जब भी मैन्युफैक्चरिंग की बात किया तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है रॉ मटेरियल्स, कि हम मटेरियल क्या यूज़ करेंगे इस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। जब हम यूरिया की बात कर रहे हैं तो हम दो रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, एक है अमोनिया और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, दोनों रिएक्ट करते हैं, ठीक है, इन रिएक्शन चैम्बर में इनको डालते हैं, तो क्या होता है कि ये रिएक्ट करके आपके पास अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म कर देते हैं। अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म जब कर देते हैं तो उसकी डिस्टिलेशन होती है। डिस्टिलेशन से क्या मतलब हुआ कि उसमें से वाटर जो है इवेपोरेट होगा, हॉट एयर इसमें ऐड करते हैं हम, ठीक है, तो ये आपके पास यूरिया के फॉर्म में आ जाएगा और साथ वाटर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। देन उसको इवेपोरेट कर लेंगे, इवेपोरेट करने के बाद हमारे पास जो लिक्विड यूरिया है वो सॉलिडिफाई हो जाएगी और उसकी ग्रैनुलेशन कर लेंगे, यानी कि ग्रैन्यूल्स फॉर्म कर लेंगे, स्मॉल स्टोन्स टाइप फॉर्म कर लेते हैं और उनको हम स्टोर कर लेते हैं। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स हैं जिनमें यूरिया फॉर्म होती है। इसी को अगर हम डायग्राम के फॉर्म में देखें या फ्लो शीट की फॉर्म में देखें तो ये आपके पेज नंबर 153 पे मौजूद है, जिसमें अगर आप देखो अमोनिया हमारे पास लिक्विड होती है, ठीक है, उसको जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ हम करवाते हैं तो रिएक्टिंग जो चैम्बर है, रिएक्शन चैम्बर में जब ऐड करते हैं तो ये हमारे पास फॉर्म कर देती है अमोनियम कार्बेट। अमोनियम कार्बेट जो है ये क्या करती है, डिस्टिलेशन यूनिट में फिर भेजते हैं, जहाँ पे हम स्टीम भी उसमें ऐड करते हैं। तो डिस्टिलेशन यूनिट से जब अमोनियम कार्बोनेट है वो क्या कर देगी, यूरिया फॉर्म कर देगी और वाटर फॉर्म कर देगी। लेकिन जो ऐसी इसमें से है जो डिस्टिलेशन यूनिट है, इसमें से जो अनरिएक्टेड अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है उसको दोबारा रिएक्शन चैम्बर में भेज देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास वेस्ट नहीं होती बल्कि वो इजीली प्रिपेयर यूज़ हो जाती है। डिस्टिलेशन चैम्बर के बाद हम उसको क्या करते हैं, इवेपोरेटर में भेजते हैं, जहाँ पे हम इसे हॉट एयर प्रोवाइड करते हैं। हॉट एयर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, वाटर जो है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है, और यूरिया जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, ग्रैनुलेटर में भेज के ग्रैनुल्स फॉर्म कर देते हैं और फिर उसको जो भी जिस चीज़ में हमने स्टोरेज करनी है उसको स्टोर कर लेते हैं, देन यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी फ्लो डायग्राम थी। आई होपफुली कि ये आपको क्लियर है। अगर यहाँ पे कोई डिफिकल्टी है यू कैन आस्क मी। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज लेक्चर। यू हैव टू लर्न एंड राइट डाउन दीज 3 क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़।